भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत जो आज का टॉपिक है वह है संविदा की सक्षमता। तो कहने का मतलब यह है कि कौन व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आता है कि संविदा की सक्षमता या संविदा करने के लिए कौन योग्य और कौन अयोग्य है, स्पष्ट करते हुए एवीएस के द्वारा की गई संविदा शून्य होती है, इसको समझाइए। तो संविदा करने की जो सक्षमता है, संविदा करने की सक्षमता से जो तात्पर्य है वह है कि व्यक्ति संविदा करने की व्यक्तिगत योग्यता से है। तो कहने का मतलब है संविदा करने की सक्षमता से जो तात्पर्य है वह है कि एक व्यक्ति संविदा करने के लिए उस व्यक्ति की क्या व्यक्तिगत योग्यता होनी चाहिए। तो भारतीय संविदा अधिनियम की जो धारा 10 है उसके अनुसार संविदा के पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम होने चाहिए। तो संविदा करने की सक्षमता अधिनियम की धारा 11 में परिभाषित की गई है। धारा 11 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो उसके ऊपर लागू होने वाली विधि के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, उसके ऊपर जो भी विधि लागू होती है उसके अंतर्गत वयस्क है, दूसरी बात है स्वस्थ चित्त है, तथा उसके ऊपर लागू होने वाली किसी विधि द्वारा अयोग्य घोषित नहीं है। तो कहने का मतलब है कि संविदा करने के लिए व्यक्ति का वयस्क होना अति आवश्यक है, स्वचित्त होना अति आवश्यक है, और वो व्यक्ति विधि के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। संविदा करने के लिए सक्षम है अर्थात धारा 11 के अनुसार 3 व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है। नंबर 1 वयस्क, दूसरा है स्वचित्त, तीसरा है विधि के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं हो। अतः निम्न व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर एवीएस के व्यक्ति ने संविदा की है तो वो संविदा कैसी होती है, शून्य होती है। तो कहने का मतलब है कि एवीएस व्यक्ति संविदा नहीं कर सकता, दूसरा अस्वचित्त व्यक्ति भी संविदा नहीं कर सकता, और तीसरा जो व्यक्ति विधि के द्वारा वर्जित कर दिया गया है वो व्यक्ति संविदा नहीं कर सकता। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं एवीएस। एवीएस उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने देश के नियमों के अनुसार वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। अतः विभिन्न देशों में वहाँ के कानून के अनुसार वयस्कता की आयु भिन्न भिन्न होती है। अब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में एक वयस्कता अधिनियम बना हुआ है 1875 का, जिसकी धारा 3 ये कहती है कि वयस्कता की आयु के संबंध में 2 निम्नलिखित नियम हैं। एक होता है सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए, तो कहने का मतलब है, और दूसरा होता है विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए। सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए नियम है वह है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं वह व्यक्ति क्या कहलाता है, वयस्क व्यक्ति कहलाता है। दूसरा जो नियम है वह है विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए। तो विशेष वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके संबंध में ये कहा गया है कि अगर जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और न्यायालय के द्वारा उसका संरक्षक नियुक्त किया गया है, तो अगर उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो यहाँ पर विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए क्या है, 21 वर्ष। तो इस अधिनियम में 2003 में संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत जो न्यायालय के द्वारा संरक्षक नियुक्त किया जाता है उसको लोप कर दिया गया है, और अब केवल 18 वर्ष की आयु जिस व्यक्ति ने प्राप्त कर ली है वो व्यक्ति क्या है, वयस्क व्यक्ति है। तो हम एवीएस के करार की प्रकृति के संबंध में समझते हैं कि एवीएस के द्वारा अगर करार किया जाता है तो वो क्या होता है, शून्य होता है या शून्य करणीय होता है। तो इसके संबंध में विस्तृत से हम बताते हैं कि एवीएस के करार की प्रकृति क्या होती है। तो जो धारा 10 है वो बताती है कि संविदा करने के लिए पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है, तथा 11 के अनुसार वयस्क व्यक्ति को सक्षम माना गया है। लेकिन यह नहीं बताया गया है कि अगर एवीएस के व्यक्ति संविदा करता है तो उसका क्या प्रभाव होगा, अर्थात वह संविदा शून्य होगी या शून्य करणीय। इस संदर्भ में जो अधिनियम है उसमें भी कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, परंतु इस प्रश्न का निर्धारण न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर ही किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है भारतीय संविदा अधिनियम इस बारे में स्पष्ट नहीं है।
लेकिन जो भी न्यायालय के निर्णय होते हैं उसके आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है कि किया जा सकता है कि एबीएस के द्वारा किया गया करार शून्य होता है या शून्यकरणीय होता है। सन 1903 तक दोनों ही विरोधी विचारधारा चलती रही कि एबीएस के द्वारा जो संविदा की जाती है वो शून्य होगी या शून्यकरणीय। लेकिन 1903 में एक केस आया, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है, मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष। इस विवाद का अंतिम रूप से समाधान हुआ। इस वाद में वादी जो कि एबीएस का था, वादी क्या था, एबीएस था, ने प्रतिवादी को अपना मकान बंधक रख दिया, जो कि 20,000 रुपये लिए। प्रतिवादी द्वारा 15,000 रुपये अग्रिम दे दिए गए। अग्रिम राशि देने के पश्चात प्रतिवादी के जो भी अधिवक्ता था को यह सूचना मिली कि वादी एबीएस के है। लेकिन इस सूचना के प्राप्त होने के पश्चात भी प्रतिवादी ने बंधक के संव्यवहार था बंधक का, उसको निरंतर जारी रखा। तत्पश्चात एबीएस की ओर से उसकी जो संरक्षक थी, उसकी माता थी, ने प्रतिवादी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर बंधक विलेख को रद्द करवाने की प्रार्थना की। प्रतिवादी ने न्यायालय से प्रार्थना की कि 15,000 जो पहले अग्रिम राशि के रूप में एबीएस को दिए गए हैं उन्हें वापस दिलवाया जाए। तो इस संबंध में जो प्रिवी काउंसिल थी, प्रिवी काउंसिल ने निर्धारण किया कि एबीएस के साथ किए गए करार जो होते हैं वो पूर्णतः शून्य होते हैं, अतः बंधक विलेख रद्द किया गया। न्यायालय ने अग्रिम राशि को वापस करने की जो प्रार्थना थी उसको भी क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो कहने का मतलब है कि एबीएस के द्वारा जो कोई भी लाभ प्राप्त किया गया है उसको वो वापस देने के लिए आबद्ध नहीं है, क्योंकि संविदा अधिनियम की धारा जो 64 है उसमें शून्यकरणीय संविदा में ही दिया गया धन वापस होता है, तथा विनिर्दिष्ट अनुपालन अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत न्यायालय विवेकाधिकार का प्रयोग करके ही किसी पक्षकार को अनुतोष दिला सकता है। प्रस्तुत वाद में तथ्यों के अंतर्गत न्यायालय विवेकाधिकार प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि प्रतिवादी को वादी की अव्यक्षता का ज्ञान पहले से ही था। अतः प्रतिवादी की जो अग्रिम राशि है को वापस करने की प्रार्थना को भी न्यायालय ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। 1903 के पश्चात न्यायालयों में मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष के जो निर्णय था उसका पालन बिना किसी संदेह के निरंतर होता रहा, चाहे उसने एबीएस को लाभ, चाहे उससे जो एबीएस व्यक्ति है उसको लाभ हो या हानि हो। इसी प्रकार प्रिवी काउंसिल ने एक केस और आया था इसके पश्चात, सारवान जॉन बनाम फखरुद्दीन अहमद चौधरी। उपयुक्त बाद में भी इसी प्रकार के सिद्धांत को अपनाते हुए जो प्रिवी काउंसिल थी उसने निर्णय दिया कि इस बाद में एबीएस के संरक्षक ने एबीएस के लिए अचल संपत्ति खरीदने की क्या की, संविदा की। एबीएस ने उस अचल संपत्ति के कब्जे के लिए वाद प्रस्तुत किया। उसका वाद रद्द करते हुए न्यायालय ने निर्धारित किया कि एबीएस के संरक्षक एबीएस को किसी प्रकार की संविदात्मक दायित्वों में नहीं बांध सकते, चूंकि एबीएस की संविदा करने में पूर्णतः अयोग्य है, अतः एबीएस को विशिष्ट अनुपालन का अंतोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन एक मामला आया था जो कि बाबूलम सुब्रह्मण्यम बनाम कुर्रा सभारस का बात था कि बाद में जो प्रिवी काउंसिल था उसने निर्धारण किया कि यदि एबीएस संरक्षक ने अपनी शक्ति के अंतर्गत एबीएस के हित में, किसमें हित में अगर कोई संविदा की है तो वह संविदा कैसी मानी जाएगी, वैध होगी। अतः निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि अधिनियम की जो धारा 11 है उसके अंतर्गत किए गए करार पूर्णतः शून्य होते हैं और एबीएस का संरक्षक भी एबीएस को संविदा के अंतर्गत बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन यदि संरक्षक ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एबीएस के लाभ के लिए, किसके लिए, एबीएस के लाभ के लिए कोई संविदा की है तो वह एबीएस के लिए बाध्यकारी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि एबीएस के द्वारा अगर कोई संविदा की जाती है तो संविदा पूरी तरह से कैसी होती है, शून्य होती है, पूरी तरह से शून्य होती है। लेकिन अगर एबीएस के हित में अगर कोई भी संविदा की गई है तो इस डिसीजन के अनुसार वो संविदा कैसी होगी, हित के लिए की गई है। अगर कोई संरक्षक करता है तो वो संविदा कैसी होगी, वैध संविदा होगी। तो यही एबीएस का टॉपिक था। अब अगले
वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ABS की से संबंधित जो भी विभिन्न विधि हैं उसके बारे में क्या बताया गया है। थैंक यू।